गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते दोस्तों। आज है दिसंबर 8, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन से टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा पॉलिसी रेट के बारे में। तो आरबीआई ने अपनी पॉलिसी रेट्स को चेंज किया है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो एक इशू था काफी पुराना, जिसमें ये कहा गया था कि भैया जो दलित लोग हैं जो हिंदुइज्म से इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं, क्या उनको भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके कुछ डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा ई रूपी के बारे में हम लोगों ने परसों भी बात किया था, आज फिर थोड़ा सा बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके अलावा कंजुगल राइट्स क्या होते हैं, प्रिजनर्स के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रिजनर के राइट टू लाइफ और फंडामेंटल राइट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। उसके अलावा भैया जुडिशरी के ऊपर लगातार अटैक हो रहे हैं, खासकर एनजेएसी को लेके। पहले तो हमारे लॉ मिनिस्टर कर ही रहे थे, अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी लगातार एनजेसी को और जुडिशरी को अटैक कर रहे हैं बेसिकली। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। उसके अलावा एडिटोरियल है जो बीमस्टेक के बारे में है, कुछ एमसीक्यू इंक्लूड किए गए हैं एंड देन वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल आल्सो। बट इन आर्टिकल के भी अलावा 2-3 आर्टिकल और हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे नहीं, बट उसको भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस आपने दे देनी है। दोस्तों जनवरी से हम लोग अपना फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि आपको पहले से पता ही है। उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, अपने हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके भी जो है पूरी प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, भाई आरबीआई गोज स्लो ऑन द रेट्स, लिमिट्स इंक्रीज टू 35 बीपीएस। बीपीएस का मतलब वो है होता है बेसिस पॉइंट्स, ठीक है। देखिए 1% के अंदर 1% के अंदर 100 बेसिस पॉइंट होते हैं, समझ रहे हो। तो जब हम लोग ये कहते हैं कि आरबीआई ने 35 बेसिस पॉइंट कम किए हैं, तो इसका मतलब कितना किया है, 30.35%। इसका मतलब ये होता है, जब हम लोग कहते हैं कि आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट रेपो रेट को इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है, उस 50 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.5%, 1.5%। क्योंकि 1% का मतलब होता है 100 बीपीएस। तो आप इसमें से जितना करते रहोगे उतना हो जाएगा आपका, राइट। तो ये होता है। तो आरबीआई ने अभी क्या किया है, अपने 35 बेसिस पॉइंट उसको लिमिट को इंक्रीज कर दिया है। इसे कहते हैं पॉलिसी रेट, मतलब रेपो रेट। रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया है। देखिए रेपो रेट की हम लोग जब बात करते हैं या रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं, ये सब ना पॉलिसी टूल्स होते हैं। इसे पॉलिसी टूल भी कह सकते हैं, इसे मॉनेटरी टूल भी कह सकते हैं, मॉनेटरी टूल। और ये आरबीआई के पास होते हैं। क्यों होते हैं ये टूल? यूज किए जाते हैं मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए या मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए। क्योंकि आरबीआई का जो काम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, है कि नहीं। इन्फ्लेशन की हमारे पास यहाँ पे लिमिट क्या होती है, 4% ±2। तो इस रेंज के अंदर इन्फ्लेशन रहना चाहिए, ये आरबीआई की लीगल ड्यूटी होती है। ऐसे ही नहीं कि गवर्नमेंट ने बोल दिया, नहीं भैया, दिस इज द लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द आरबीआई टू कीप दिस लिमिट अंडर 4% ±2। अब आरबीआई उसके लिए क्या करता है, मनी सप्लाई को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। क्योंकि मनी सप्लाई इन्फ्लेशन से डायरेक्टली रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है इन्फ्लेशन से। कैसे? जब मनी सप्लाई ज्यादा होता है तो इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, मनी सप्लाई कम होती है तो इन्फ्लेशन कम होती है। व्हाई? बिकॉज मनी सप्लाई का सीधा सीधा सा रिलेशन होता है डिमांड के साथ। भैया आपकी जेब में पैसा ज्यादा होगा तो आप ज्यादा डिमांड करोगे, ऑब्वियस सी बात है। पैसा कम होगा तो कम डिमांड करोगे। और जब किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। ये आप हर सिनेरियो में कर सकते हो, राइट। जब कोई लड़का या लड़की जब उसका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है, वो टॉपर हो जाता है, आईएएस आईपीएस में हो जाता है, तो देखो मार्केट में से कितनी वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ तो हम लोग प्राइस की टर्म में बात नहीं करेंगे, लेकिन जो कमोडिटीज होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, जब उनकी डिमांड बढ़ती है तो उनका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, और प्राइस इंक्रीज को ही हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इसको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई के पास होती है। तो आरबीआई यूज करता है अपने टूल्स को, हथियारों को, और वो हथियार होते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन पॉलिसी रेट का मतलब होता है रेपो रेट, क्योंकि रेपो रेट सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो रेपो रेट बेसिकली एक इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है। जैसे आप ये समझ लीजिए, जैसे आप हो, ठीक है, मान लो मैं हूं यहाँ पे, तो मेरा सपोज करो अकाउंट जो है वो मान लो एचडीएफसी बैंक में है, ठीक है।
तो मुझे अगर पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? HDFC के पास जाऊंगा। मान लो मुझे लोन लेना है 1 करोड़ रुपए का, तो मैं HDFC के पास जाऊंगा, HDFC मुझे 1 करोड़ रुपया दे देगा, लेकिन बदले में मुझे HDFC को इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। जैसे मेरा खाता HDFC में होता है, वैसे ही हमारे बैंकों का खाता जो है वो RBI में होता है। RBI is the banker of the banks. So when SBI needs money, suppose 100 crore rupees, so they will go to RBI and ask for the loan. RBI will definitely give this loan to the SBI, but in return, it will charge some interest rate. भैया इंटरेस्ट रेट तो पे करना पड़ेगा ना, कोई चैरिटी थोड़ी चल रही है ना, कोई ऐसे कोई फ्री भी थोड़ी चल रहा है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ना दोस्तों, इसी को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। लेकिन कभी कभी इसका उल्टा भी होता है। अब जरूरी नहीं है कि भैया मुझे हमेशा अपने HDFC बैंक से लोन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, मेरे पास सेविंग होती है, तो वो अपने मैं सेविंग अकाउंट में भी करवा सकता हूँ। तो जब अपने एक्स्ट्रा पैसे को मैं HDFC में डिपॉजिट करवाता हूँ, तो बदले में HDFC मुझे इंटरेस्ट रेट देता है उस सेविंग अकाउंट के ऊपर, क्योंकि वो मेरा बैंकर है। इसी तरह से जब SBI के पास एक्स्ट्रा पैसा हो जाता है, तो RBI के पास अपना पैसा जमा करवा देता है। उस जमा पैसे के ऊपर RBI बदले में SBI को कुछ इंटरेस्ट रेट देता है, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इस तरह से काम करता है। आपको इसके बारे में पहले से वैसे पता होगा, बट स्टिल थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि करंट अफेयर की क्लास है तो बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, बट हल्का फुल्का शायद आपको आइडिया लग गया होगा। कंटेंट आपको मैंने यहाँ पे दे दिया है, इसको भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है देखिए, नो प्लान्स टू कंडक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम ओनली इन हिंदी। तो बेसिकली अभी विंटर सेशन चल रहा है, तो यहाँ पे सरकार से कुछ सवाल पूछे गए थे। मंत्री साहब हैं CPI के, ए रहीम करके नाम है उनका, तो उन्होंने बेसिकली सरकार से ये सवाल पूछा है कि भाई जो रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं, जैसे SSC का एग्जाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम होता है, इसमें अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्जाम होते हैं। तो बेसिकली बात यह है कि अभी पार्लियामेंट्री कमेटी की एक ऑफिशियल लैंग्वेज की एक रिपोर्ट आई थी, जो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने प्रेसिडेंट को पेश किया था, और उसमें ये रिकमेंड किया गया था कि ये जो एग्जाम वगैरह होते हैं वो हिंदी में कंडक्ट करवाए जाएं। उसके बाद काफी हो हल्ला हुआ, तो अभी सरकार से जवाब मांगा गया है। तो सरकार ने कहा है कि देखिए मेरा कोई इरादा नहीं है हिंदी में एग्जाम कंडक्ट करवाने का, जो प्रोसीजर चल रहा है वो चलता रहेगा। अब यूपीएससी में भी देख लीजिए, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, लेकिन मेंस का एग्जाम आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो, जो हमारे शेड्यूल 8 के अंदर 22 लैंग्वेज होती हैं। एक्चुअली ये जो हिंदी इंट्रोड्यूस किया गया था, ये भी 1979 में किया गया था, 78 79 में किया गया था। उससे पहले एग्जाम सिर्फ इंग्लिश में ही कन्वर्ट होता था, कंडक्ट होता था। तो ये कुछ चीजें उन्होंने बोली हैं कि कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो पार्लियामेंट की कमेटी की रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि जो ये केंद्रीय विद्यालय हैं, जो IITs हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर होता है उसको हिंदी से जो है वो कन्वर्ट किया जाए। बट अभी इट इज जस्ट अ प्रपोजल, ठीक है। अच्छा, प्रपोजल लेके इतना हंगामा हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। बट यस, हमें पहले अच्छे से पता है कि गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो हिंदी के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करती है। बट हिंदी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बहुत ज्यादा स्पेशल दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है। इट वाज जस्ट मेंशन, बट कानून ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि दैट ऑल लैंग्वेजेस आर इंपॉर्टेंट। और यूनियन की जब हम लोग बात करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही यूज की जाती हैं एज अ लैंग्वेज ऑफ यूनियन। हाँ, लेकिन वो DPS भी कहता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि हिंदी को प्रमोट किया जाना चाहिए, राइट, और वो किया भी जाना चाहिए, लेकिन दूसरे स्टेट्स के कंसर्न को ध्यान में रख के। थोपना नहीं है दूसरे स्टेट्स के ऊपर हिंदी को, अगर वो अपने आप से वॉलंटरली सामने आते हैं तो डेफिनेटली आए। चलिए, रिजर्वेशन फॉर दलित कन्वर्ट्स SC टू डिसाइड ऑन द हियरिंग पिटीशन। देखिए हम लोग पहले काफी इसके बारे में बात कर चुके हैं, कुछ पिटीशंस डाली गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि साहब जो दलित लोग हैं और अगर वो क्रिश्चियनिटी में और वो अगर इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं तो उनसे SC का स्टेटस नहीं है, शेड्यूल कास्ट के अंदर उनको इंक्लूड नहीं किया। हाँ, OBC में इंक्लूड किया गया है, लेकिन शेड्यूल कास्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो क्या इन लोगों को शेड्यूल कास्ट के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए? ये मामला काफी समय से सुप्रीम कोर्ट में है। अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है दोस्तों? अभी प्रेजेंट स्टेटस ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 है, ये क्या कहता है कि जो भी सिख या फिर बुद्धिस्ट, अगर वो हिंदू दलित से कन्वर्ट हुए हैं इन सिखिज्म एंड बुद्धिज्म, तो उनको SC का स्टेटस दिया जाता है, शेड्यूल कास्ट के अंदर उनको रखा जाता है। लेकिन यही सेम दलित अगर वो क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं तो उनको SC का स्टेटस नहीं है, उनको OBC का स्टेटस होता है। ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों? गवर्नमेंट का ये कहना है, आर्गुमेंट ये है कि भाई इस्लाम और क्रिश्चियनिटी वो तो कास्टिज्म में बिलीव करते ही नहीं, अनटचेबिलिटी में बिलीव करते ही नहीं। ये जो सोशल एविल्स हैं, कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी, वो अनफॉर्चुनेटली वो हिंदू धर्म का ही फीचर है। हिंदुइज्म इसको बहुत सालों से फॉलो किया जाता है ऑफ कोर्स। तो इसीलिए हम लोग क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में रिजर्वेशन नहीं दे सकते, शेड्यूल कास्ट का स्टेटस नहीं दे सकते, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो लोग थे, दलित लोग, ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट क्यों हुए थे? क्या क्या पर्पस था? पर्पस यही था कि अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन से दूर जाना है। तो भाई अगर आपको वहां पे भी अनटचेबिलिटी फील हो रही है, तो फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदुइज्म टू दिस क्रिश्चियनिटी और इस्लाम? ये सरकार का आर्गुमेंट है, क्योंकि थियोरेटिकली यहाँ पे ये इगैलिटेरियन सोसाइटी में बिलीव करते हैं कि सभी जो है वो बराबर है। तो लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी कुछ और होती है ना? किताबों में कुछ और होती है। तो किताबी ज्ञान इज डिफरेंट, प्रैक्टिकल थिंग इज डिफरेंट। प्रैक्टिकली ग्राउंड पे क्रिश्चियन दलित्स और इस्लामी जो मुस्लिम दलित्स हैं, वो लोग भी पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी का शिकार होते हैं। इसलिए डिमांड की जा रही है कि इनको एससी का स्टेटस दिया जाए। बाकी सरकार का अपना आर्गुमेंट है। तो सारे आर्गुमेंट के बाद अभी गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक कमेटी बनाई, जस्टिस केजी बालाकृष्णन कमीशन बनाया था, जिसको 2 साल का समय दिया गया है। 2 साल तक ये ग्राउंड लेवल पे जाके स्टडी करेंगे और उसके बाद जो है रिकमेंडेशन करेंगे। सरकार ने कहा है कि उसके बाद हम डिसीजन लेंगे, क्योंकि जब तक 2024 आ चुका होगा, इलेक्शन ईयर होगा, तब ये मामला जो है इलेक्शन का मुद्दा भी बन सकता है। बट एनीवेज, तो जिन लोगों ने पिटीशन डाली है उन्होंने कहा है कि साहब ये 2 साल का समय बहुत ज्यादा है। वो 2 साल तक स्टडी करेंगे, फिर उसको 2-4 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा, तो ये मामला कभी भी सुलटेगा नहीं, कभी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो कोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया गया, दरख्वास्त किया गया है कि साहब आप इस कमेटी को छोड़िए, आप अपना सोल्यूशन बताइए हमें। लेकिन ग्राउंड के ऊपर जब तक स्टडी नहीं होगी, आई डोंट थिंक सो इस तरह के डिसीजन लेना ठीक है। राइट? तो कमेटी तो जरूरी है भाई। बाकी इसमें आगे क्या रहेगा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो ये एक्चुअली पुराने आर्टिकल थे इसी कन्वर्जन को लेके, दलित क्रिश्चियंस को लेके। तो ये मैंने थोड़ा यहाँ पे आपको डाल दिया है, थोड़ा आप अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी के पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए बच्चों। यूजीसी फॉर्म्स पैनल टू वर्क ऑन द टेक्स्ट बुक्स इन द इंडियन लैंग्वेजेस। तो बेसिकली बात यह है कि भाई हमारे जो जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, इनकी जो बुक्स होती हैं, अभी यूजीसी कोशिश कर रहा है कि इनको सभी रीजनल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करवाया जाए। ठीक है, जितनी भी हमारे शेड्यूल 8 के अंदर 22 लैंग्वेजेस हैं। तो इसके लिए जो है पब्लिशर्स, अलग अलग जो पब्लिशर्स है, जैसे मैग्रा हिल है ना, कैनेगी इंडिया है, यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया है, कैम्ब्रिज है। तो इन सभी पब्लिशर्स के साथ मीटिंग वगैरह किया गया और इनसे रिक्वेस्ट किया गया और इनसे मतलब इट्स लाइक अ कोलैबोरेशन नाउ, क्या आप हमारे साथ कोलैबोरेट करिए और ये जो बुक्स वगैरह हैं इनको इंडिया की दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी आप ट्रांसलेट करिए। और ये बड़े खुश हैं भाई, इनकी तो बिक्री बढ़ेगी, इनका तो प्रॉफिट बढ़ने वाला है, तो दे आर वेरी हैप्पी। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो अभी सरकार कोशिश कर रही है कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जैसे आईआईटीज, इंजीनियरिंग और एमबीबीएस वगैरह जो रहते हैं, इनकी बुक्स को भी इंडियन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया जाए। और ऐसा शुरुआत हो भी चुकी है। मध्य प्रदेश के अंदर तो एमबीबीएस की जो फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं वो हिंदी में ट्रांसलेट कर दी गई हैं। उसके अलावा जैसे तमिल, बंगाली, असमीज, इनके अंदर भी टेक्स्ट बुक को ट्रांसलेट करने का प्रोसीजर चल रहा है। तो सरकार का कहना है कि आने वाले 12 महीनों में हम लोग मोस्टली ये काम कर देंगे। तो आने वाले समय में आपको इंजीनियरिंग, एमबीबीएस वगैरह आप अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी कर सकते हो। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। यार जब जर्मनी में आप जाते हो तो वहां पे जर्मन में इंजीनियरिंग और डॉक्टरी हो सकती है, जापान में जापानीज में हो सकती है, तो इंडिया में रीजनल लैंग्वेज में क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, तो हो सकती है, होनी भी चाहिए। जो लोग इंटरेस्टेड हैं उसमें ऑप्ट कर सकते हैं, उनको डेफिनेटली ऑप्ट करना चाहिए। आप ये समझ के देखिए कि एक स्टूडेंट है जो मराठी भाषा लिखता है, मराठी में उसकी कमांड है और वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। ठीक है, उसका सपना है डॉक्टर बनने का, लेकिन क्यों वो ऐसी बैकग्राउंड से आता है कि उसका इंग्लिश वीक है ना, वो किसी ट्राइबल बेल्ट से आ सकता है, ऐसे कहीं इंटीरियर एरिया से आ सकता है, इंग्लिश उसका वीक है, लेकिन मराठी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो क्या ऐसे बच्चे को आप फोर्स करेंगे कि आप इंग्लिश में जाके ही एमबीबीएस करिए? भाई वो तो नहीं कर पाएगा। अगर गलती से एडमिशन हो भी गया तो कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वहां से ड्रॉप आउट उसको करना पड़ेगा, तो उसके तो सपने चूर चूर हो गए ना। तो ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे इंडिया में जो अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो इंग्लिश की वजह से या हिंदी की वजह से मार खा जाते हैं। ऐसे बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। तो इस दिशा में ये कदम बहुत बढ़िया है कि जो रीजनल लैंग्वेज के अंदर प्रोफेशनल कोर्सेज होंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और ऐसे बच्चों के भी सपने पूरे होंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं।
डोंट क्रिएट फियर साइकोसिस ऑन द CBDC प्राइवेसी कंसर्न। बेसिकली जो अपना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जिसे हम लोग ई रूपी भी कह रहे हैं, अभी सरकार ने ई रूपी को लॉन्च कर दिया है 4 बड़े बड़े सिटीज में, ठीक है, एक पायलट प्रोजेक्ट को लेके। तो ई रूपी इज गोइंग टू बी लाइक अ नॉर्मल रूपी, जो नॉर्मल करेंसी होती है उसी की तरह होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है ये आपकी पॉकेट में नहीं होगी, आपकी मोबाइल फोन में होती है। तो कुछ लोग जो है इसको फेलियर को लेके पहले से ही, देखो ये हमेशा ही होता है, आप कुछ भी एक्शन ले लीजिए, हमेशा कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे ही जो उसको अपोज करेंगे। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई से प्राइवेसी कंसर्न है, जो लोग पैसा का यूज करेंगे, आरबीआई के पास उनका डेटा चला जाएगा, सरकार के पास उनका डेटा चला जाएगा। लेकिन हमारे आरबीआई के गवर्नर साहब ने ये कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लोगों को धमकाया और मतलब उनको मिसलीड किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा प्राइवेसी कंसर्न। इवन आरबीआई ने ये भी कहा है कि जो 50,000 से कम की जो ट्रांजेक्शन होंगी ई रूपी के तहत, उनका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। तो आप बेफिक्र होकर ई रूपी को यूज करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ई रूपी क्या होता है क्या नहीं होता, ये पुराना टॉपिक है, तो वो पुरानी स्लाइड मैंने आपके यहाँ पे डाल दी है। ई रूपी यूपीआई से डिफरेंट होता है, आप ना कंफ्यूज मत करना। आप बोलोगे सर हम तो ई रूपी अभी भी यूज कर रहे हैं, नहीं, वो ई रूपी नहीं है, वो आप अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करवाते हो, उस सेविंग अकाउंट से आप विड्रॉ करते हो, ठीक है, तब जाकर पेमेंट करते हो। ई रूपी ऐसा नहीं होता है, ई रूपी में कोई सेविंग अकाउंट नहीं होता है, ये सिर्फ एक करेंसी होती है जिसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट रेट पे नहीं किया जाता है, आपके बैंक में सेविंग नहीं होती है इसकी, ठीक है, ये सिर्फ आपके वॉलेट में होता है। अगर आपको किसी को पैसा पे करना है तो आप उसको क्यूआर कोड भेजते हो, उसको एक वाउचर भेजते हो, उस वाउचर का यूज करके वो पैसा बंदा रिसीव करता है। इसमें इंटरनेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप सिंपल एसएमएस से भी उसको भेज सकते हो। तो ई रूपी काफी हैंडी होता है, राइट, और ये भी एक तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही काम करता है, तो काफी सिक्योर भी रहेगा। बाकी अभी इसको पायलट प्रोजेक्ट के लिए चलाया है, फ्यूचर में इसको हम लोग और ज्यादा एक्सटेंड करेंगे, तो उसको हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये ई रूपी के बारे में कंटेंट मैंने आपको डाल के दे दिया है। एक्चुअली ये 2-3 दिन पहले हम लोगों ने टॉपिक किया था अच्छे से, तो वही कंटेंट मैंने कॉपी पेस्ट किया है, तो जो स्टूडेंट उस दिन प्रेजेंट नहीं थे क्लास में, वो जाके आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, द डिबेट अराउंड कंजुगल विजिट्स फॉर द प्रिजनर्स। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंजुगल विजिट का मतलब क्या होता है। जैसे कोई प्रिजनर होता है, आपने कोई क्राइम कर दिया, जेल में पड़े हुए हो, लेकिन आप मैरिड हो, ठीक है, तो ये आपका एक फंडामेंटल राइट है, ये आपका एक ह्यूमन राइट है कि आपके जो स्पाउस होती हैं, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, हो सकता है भाई कोई वीमेन प्रिजन में, अगर वीमेन प्रिजन में होती है तो उसके हस्बैंड स्पाउस होता है, अगर कोई मेल प्रिजन में होता है तो उसकी वाइफ उसकी स्पाउस होती है। तो कंजुगल राइट ये कहते हैं कि बिकॉज वो मैरिड हैं और वो ह्यूमंस हैं, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। और एक मैरिड कपल के लिए फिजिकल रिलेशन बनाना या प्राइवेसी में अपना टाइम स्पेंड करना एक कंजुगल राइट होता है, ये उनका ह्यूमन राइट होता है, ठीक है, इसे कहते हैं कंजुगल राइट। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कंजुगल राइट्स आर राइट्स क्रिएटेड बाय मैरिज। अब यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप वाला सिस्टम नहीं है, दैट इज द राइट ऑफ द हस्बैंड और द वाइफ टू द कंपनी ऑफ देयर स्पाउस। जब वो मैरिज कर लेते हैं तो उनका अधिकार हो जाता है कि वो प्राइवेट में अपना समय स्पेंड करें। और ये जो जेल में लोग होते हैं ना, उनके ऊपर भी अप्लाई होता है, क्योंकि ये उनका ह्यूमन राइट होता है, ये उनके जो है जेल राइट्स होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है कंजुगल राइट। और यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, यूनाइटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन द सिविल एंड द पॉलिटिकल राइट्स, ये सब लोग इसको फॉलो करते हैं। और इंडिया क्योंकि इनका मेंबर है, तो इंडिया भी कंजुगल राइट्स को फॉलो करता है। और ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, कहीं पे 2 महीने में आपकी वाइफ आपको विजिट कर सकती है, कहीं में 1 महीने में एक बार विजिट कर सकती है, किसी कहीं पे 1 घंटा दिया जाता है प्राइवेसी में, कहीं पे 2 घंटे दिए जाते हैं प्राइवेसी में। वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, क्योंकि जेल वो स्टेट का मैटर होता है। बाकी कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है, 1979 में केस हुआ था सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि यस, अगर कोई आदमी जेल में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान नहीं है, वो इंसान है, और उसको इंसानियत फील करवाने के लिए इस तरह के रिलेशन जरूरी होते हैं। क्योंकि अगर मान लो कोई मर्द, अगर कोई आदमी मेल अगर वो जेल में है, उसकी वाइफ मान लो उसको हफ्ते या 2 हफ्ते में, 2 महीने में एक बार अगर प्राइवेसी में विजिट कर लेते हैं, एंड दे हैव अ प्राइवेट मोमेंट, तो इससे जो है उनका जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है वो भी कम होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जेल के अंदर जो है होमोसेक्सुअल रिलेशन बन जाते हैं, और कई बार लोग सेक्सुअली फ्रस्ट्रेट हो गए वहां पे सेक्सुअल क्राइम भी करते हैं, सेक्सुअल अब्यूज भी करते हैं। तो अगर कंजुगल राइट्स वहां पे होंगे तो डेफिनेटली ये चीजें भी नहीं होंगी, तो वो भी एक प्रोटेक्शन मिलेगा।
और जो मेंटल प्रेशर होता है, मेंटल जो हरासमेंट होता है वो भी कम होगा। तो ये चीजें उन्होंने यहाँ पे कही थी। और दैट सॉर्ट ऑफ थिंग अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग जो है यहाँ पे होता है। बट फिलहाल ये न्यूज में क्यों है? फिलहाल ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि पंजाब की गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ इश्यू गाइडलाइंस इशू की हैं, और उन्होंने ये कहा है कि भैया ऐसे प्रिजनर्स जो हाई रिस्क प्रिजनर्स होते हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, या चाइल्ड अब्यूज के अंदर अगर वो जेल में होते हैं, सेक्सुअल ऑफेंडर्स होते हैं, डेथ कन्विक्ट्स होते हैं, जिनको मौत की सजा मिली हुई है, और या जिनको HIV एड्स वगैरह है, उन लोगों को कंजुगल राइट्स हम लोग नहीं प्रोवाइड करवाएंगे। और जो भी महिला विजिट करेगी अपने हस्बैंड को अंडर कंजुगल राइट्स, उसको पहले पूरा टेस्ट वगैरह करवाना पड़ेगा कि उसका HIV वगैरह तो नहीं है, कोविड वगैरह तो नहीं है। तो ये सब उसको प्रूफ देने पड़ते हैं, मैरिज का प्रूफ भी देना पड़ता है। तो ये पंजाब की गवर्नमेंट ने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, और ये स्टेट वाइज होता है। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कंजुगल राइट्स क्या होता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप एक पर्सन को जो प्रिजनर होता है उसको डीह्यूमनाइज नहीं कर सकते हो। एज अ ह्यूमन उसके भी कुछ राइट्स होते हैं अंडर आर्टिकल 21 विच इज लाइफ एंड लिबर्टी। अब ये फंडामेंटल, कुछ जजमेंट में बोला गया है कि फंडामेंटल राइट है, कुछ में बोला गया है कि फंडामेंटल राइट नहीं। पंजाब की गवर्नमेंट कह रही है कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपका प्रिविलेज है। प्रिविलेज मतलब हम आपको दें या ना दें, ये हमारी मर्जी है। फंडामेंटल राइट का मतलब तो ये होगा कि आपको देना ही पड़ेगा अंडर आर्टिकल 21, लेकिन सम रिस्ट्रिक्शंस। तो ये अलग अलग हिसाब किताब यहाँ पे होता है ना। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द इम्पास ओवर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। भाई ये एनजेसी अब रुकने वाला नहीं है, ठीक है। जब से अब सरकार पिछले जब से मतलब मिस्टर चंद्रचूड़ जी CGI बने हैं, तो लगातार जुडिशरी के ऊपर अटैक हो रहे हैं। जहां तक मुझे नजर आता है इसे पॉलिटिकल कारण भी हो सकता है, क्योंकि मिस्टर चंद्रचूड़ जी का अगर आप इतिहास उठा के देखो तो इनकी मोस्टली जजमेंट्स में एंटी गवर्नमेंट रही हैं। मतलब ये जानबूझ के उन्होंने नहीं किया, ऑफ कोर्स वो कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री में रह के ही किया है, बट उनकी बहुत सारी जजमेंट ऐसी नजर आती हैं कि ही इज वेरी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स गवर्नमेंट। तो मे बी वो एक रीजन हो सकता है कि लगातार जुडिशरी के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। वी नेवर नो ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा। बट यस, एनजीसी के लोग दोबारा डिमांड आ रही है, और कोलेजियम सिस्टम के ऊपर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अभी तक हमारे जो लॉ मिनिस्टर थे वो लगातार कुछ ना कुछ बयानबाजी कर रहे थे अगेंस्ट जुडिशरी, लेकिन अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं धनखड़ साहब, वो भी झाकड़ साहब, वो भी सामने आ गए हैं भैया, लगातार अटैक कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट को इन चीजों से दूर रहना चाहिए, ए पॉलिटिकल रहना चाहिए। पर्सनल विचार आपके हो सकते हैं, लेकिन आप जब किसी इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल बड़ी गरिमा वाले पद पे जाते हो तो आपको इस तरह की स्टेटमेंट से दूर रहना चाहिए, चाहे गवर्नर हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, क्योंकि अभी आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं हो। हाँ, आपको पॉलिटिकल पार्टी की ने चूज किया है, डेफिनेटली आपका उसके साथ एक अलायंस भी रहा होगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा के हिसाब से आपको ए पॉलिटिकल होना चाहिए। बट एनीवेज वो बात अलग है। अभी मुद्दा क्या है? अभी मुद्दा ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा तो भैया यही है कि 2015 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने एनजेसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, तब से जो है वो जुडिशरी का क्रिटिसिज्म होता है। और क्रिटिसिज्म ये होता है कि भाई गवर्नमेंट का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये करती है कि ये जो एनजेसी को आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, दिस वाज अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल। विल ऑफ द पीपल क्या होता है? पार्लियामेंट है ना। डेमोक्रेसी के अंदर हाईएस्ट जो स्टेचर होता है वो पार्लियामेंट का ही होता है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर पब्लिक रिप्रेजेंट करती है। तो अगर पार्लियामेंट के डिसीजन को अपोज किया जा रहा है, इसका मतलब लोगों की विल को अपोज किया जा रहा है। हालांकि ये बात बिल्कुल खराब है। इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई पार्लियामेंट जो भी कानून पास करेगी वो सभी के सभी जो है वो क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि वो तो पार्लियामेंट ही पास कर रही है। लेकिन नहीं, जुडिशरी की ड्यूटी होती है कि पार्लियामेंट जो बिल एक्ट वगैरह पास कर रही है, क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं। अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो जुडिशियल रिव्यू करके उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। और ये ड्यूटी भी जुडिशियल रिव्यू की कॉन्स्टिट्यूशन ने ही जुडिशरी को दिया है, क्योंकि चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए। बट समस्या यहाँ पे ये है कि जो जजेस वगैरह को रिक्रूट किया जाता है, इसमें चेक्स एंड बैलेंस नहीं है। ऑलमोस्ट 100% अथॉरिटी वो कोलेजियम सिस्टम के पास आ जाती है। तो इसलिए एनजेसी को यहाँ पे किया गया था। तो एनजेसी को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसको क्या करना था? कोलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करना था। यूजुअली क्या होता है, जो सीजीआई होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनको सीनियोरिटी के बेसिस पे इलेक्ट किया जाता है ना, उनको अपॉइंट किया जाता है। जो बाकी के जजेस होते हैं उसको एबिलिटी के बेसिस पे किया जाता है। ये एनजेसी कह रहा है, एनजेसी ये कह रहा है कि भाई चीफ जस्टिस को छोड़ के ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बाकी जितने भी जजेस होंगे वो सीनियोरिटी के बेसिस पे अपॉइंट नहीं होंगे, वो उनकी मेरिट के हिसाब से अपॉइंट होंगे। दूसरी बड़ी बात,
एनजीसी के अंदर कई सारे मेंबर थे, जिनके अंदर 2 मेंबर ऐसे थे जो कि ज्यूरिस्ट थे, इनको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और एक हमारे लॉ मिनिस्टर, इसको तो ये तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के मेंबर हैं ही। तो एनजेसी जो भी डिसीजन लेगी, अगर 2 लोग भी उसमें मना कर देते हैं तो उस डिसीजन को नहीं लिया जाएगा। अब क्योंकि इस प्रोविजन की वजह से ये जो 2 ज्यूरिस्ट मेंबर हैं, ये हमेशा मना कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं, तो इसलिए एनजेसी फ्लॉप हो सकती है। तो दैट वाज अनदर रीजन। उसके अलावा आर्टिकल 124A, 124B, 124C ये नए आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे बाय दिस अमेंडमेंट, ठीक है, और जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया ऑफ कोर्स बाद में। इसमें ये कहा गया कि भाई अगर एनजेसी इंट्रोड्यूस होता है तो इसमें जुडिशरी की जो प्राइमेसी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो नॉन अपॉइंटेड मेंबर्स हैं, यानी कि जो नॉन जुडिशरी बैकग्राउंड के मेंबर हैं, उनका यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बढ़ जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। भाई अगर जुडिशरी की अपॉइंटमेंट हो रही है तो कम से कम कमेटी के अंदर वो लोग होने चाहिए जो जुडिशरी से बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एनजेसी के अंदर उन लोगों की क्वालिफिकेशन के बारे में बात ही नहीं किया गया है जो कि ज्यूरिस्ट होंगे। वो कोई प्रोफेसर भी हो सकते हैं, वो कोई मिनिस्टर भी हो सकते हैं, इसके बारे में कुछ भी बात नहीं की गई है। तो इसीलिए जो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, और ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में भी है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और एनजेसी की वजह से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है, इसीलिए इट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर एंड दैट इज व्हाई इट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द जुडिशरी। अब ये मामला काफी समय से खिंच रहा है, राइट, जब से मतलब पिछले 5-6 साल से ही वैसे मामला चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा और ज्यादा लाइमलाइट में आ गया है, और लेट्स सी आगे क्या होता है इस पूरे मामले में। बट हाँ, चंद्रचूड़ जी ने तो कह दिया, सीजीआई सर ने तो कह दिया है कि हम इसके ऊपर डिस्कशन डेफिनेटली करेंगे। कॉलेजियम सिस्टम के अंदर भी बहुत कमियां हैं ऑफ कोर्स, लेकिन एनजीसी के अंदर उससे ज्यादा कमियां हैं। तो डेमोक्रेसी में तो भाई ऐसा ही होता है, आप मिलिए बैठिए बातचीत करिए, आप अपना पॉइंट बताइए, हम अपना पॉइंट बताएंगे, तो बीच का रास्ता निकालेंगे जो कि अल्टीमेटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और जनता के लिए बेस्ट होगा, वही तरीका होना चाहिए, राइट। ये कोई ईगो की लड़ाई नहीं है, जुडिशरी वर्सेस गवर्नमेंट, ईगो नहीं है ना भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज की बात है, ये हमारी डेमोक्रेसी की बात है। तो इसलिए 2 क्वेश्चन है आज हमारे यहाँ से जुडिशरी से ही, तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। द रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट कैन नोट the writ jurisdiction of Supreme Court is actually not wider than the writ jurisdiction of the High Court under 226। तो इसके बारे में आपको ये 4 पॉइंट बता रखे हैं, आपने बताना है। तो हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ी होती है, उसके बारे में ये बात किया गया है, ठीक है जी। चलिए, देन वी हैव टुडेज आर्टिकल एडिटोरियल जो कहता है कि बिम्स्टेक एज अ की टू न्यू साउथ एशिया रीजनल ऑर्डर। तो जब हम लोग साउथ एशिया की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार भी कह सकते हो। ऑल दीज कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया, हालांकि म्यांमार जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट आता है, बट स्टिल यू कैन से, ठीक है। भूटान हो गया अपना, ये सारे साउथ एशिया का पार्ट होती हैं। और इन सारी कंट्रीज का अगर आप देखो, बहुत सारी कॉमन चीजें हैं साउथ एशिया में, बहुत सारी कॉमन चीजें हैं। पहली बात तो हमारा कॉलोनियल पास्ट, ऑल दीज कंट्री वर द कॉलोनियल पावर अंडर ब्रिटेन, मोस्टली ब्रिटेन, तो हमारा हिस्ट्री ऑलमोस्ट सेम है। हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम सभी कंट्रीज ने वो मोस्टली ब्रिटिश से ही अडॉप्ट किया है, तो हमारा लगभग पॉलिटिकल सिस्टम भी सेम ही है, एक तरह से आप ये कह सकते हो। दूसरा, हमारा जो कल्चर है, एंशिएंट कल्चर, इट वाज कॉमन, ठीक है, तो कल्चर भी हम लोग काफी ज्यादा शेयर करते हैं, काफी ज्यादा रिलीजियस प्रैक्टिसेस में हम लोग शेयर करते हैं। तो साउथ एशिया जो है, जिसे हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं एक तरह से, कहीं ना कहीं ये एक कॉमन सी चीज, एक आइडेंटिटी है। तो एक कॉमन एंटिटी के तहत साउथ एशिया एक रीजनल पावर होनी चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है। जबकि ऐसा साउथ एशिया में हो रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में, वहां पे एशियन ग्रुप है उनके पास, ऐसा अमेरिका में भी हो रहा है, उनके पास अपना ग्रुप है। साउथ एशिया में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग ग्रुप नहीं है जिससे जो है यहाँ पे ट्रेड और कल्चरल जो कोलैबोरेशन है वो अच्छे से हो सके। हाँ, बनाया था हम लोगों ने, नो डाउट, हम लोगों ने जो है बिम्स्टेक बनाया था, और शुरू से पहले हम लोगों ने सार्क बनाया था, लेकिन सार्क भैया फ्लॉप हो गया अनफॉर्चुनेटली। सार्क के अंदर कई सारे मेंबर हैं, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, बट फ्लॉप हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इंट्रा रीजनल ट्रेड बहुत पुअर है हमारे यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा
इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो हॉस्टिलिटी चलती है, जो दुश्मनी चलती है, उसकी वजह से कोई भी स्टेप हम लोग यहाँ पे नहीं ले पाते हैं। सार्क के अंदर एक प्रोविजन होता है जिसे कहते हैं वीटो। सार्क के किसी डिसीजन को भी अगर कोई भी एक कंट्री अगर अपोज कर देती है, वीटो कर देती है, तो उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे बहुत बड़ा रोल आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान कोई भी डिसीजन जिसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व होता है सार्क में, उसको वीटो कर देता है, तो ना वो सिस्टम चल पाता और ना ही वो इंप्लीमेंट हो पाता है। तो पाकिस्तान ब्लॉक द एफर्ट्स। एक्सट्रीम पॉवर्टी है और लोकल कंसर्न्स भी हैं। तो भाई जैसे श्रीलंका की बात करें, नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, इनमें खुद ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। इनके पास ना तो टाइम है, ना इनके पास कैपेसिटी है कि वो एज अ सार्क एक रीजनल ग्रुप को आगे बढ़ा सकें। और चाइना का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। चाइना पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में कितना ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करता है। तो चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि ये कंट्री जो है वो सार्क के अंदर अपनी पोजीशन बनाए जहां पे इंडिया डोमिनेट करता है। तो इन सारे रीजन की वजह से सार्क जो है फ्लॉप हो गया। पाकिस्तान का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और इसी वजह से पिछले 7 सालों से सार्क की कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। तो प्रैक्टिकली सार्क इज अ डेड ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज मीटिंग नहीं होगी तो भैया डेड अपने आप ही हो जाएगा। और इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान को। बट वी हैव सम ऑल्टरनेटिव्स। सिग्निफिकेंस क्या है सार्क को आपको अच्छे से पता है, सार्क और बिम्स्टेक दोनों ही कह सकते हो। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत हमें ये करना चाहिए। कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर होती है। आप मान लो क्लाइमेट चेंज में जाके या कल को G20 में या कोई भी नेगोशिएशन करते हो, अगर आप 5 6 7 कंट्री एक साथ एक ही आवाज में बात करते हो तो आपकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होती है। ऑब्वियस सी बात है। और चाइना को काउंटर कर सकता है इंडिया अगर सार्क स्ट्रॉन्ग होता है, और इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसको एनहेंस किया जा सकता है। हमारे कल्चरल टाइज इंप्रूव होंगे, तो सिग्निफिकेंस तो बहुत ज्यादा है। लेकिन सार्क फ्लॉप हो गया। तो व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ सार्क जिसमें पाकिस्तान ना हो? वो है हमारे पास बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का एस्टेब्लिश किया गया, इसके अंदर पाकिस्तान नहीं है। और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है बिम्स्टेक का, क्योंकि पाकिस्तान ना पनौती है भाई। जहां भी जाता है ना अपना वो मनुष्यत फैलाता ही फैलाता है। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करने देता जिसमें इंडिया इन्वॉल्व होता है। पाकिस्तान का सीधा सा फंडा है, भैया मैं भूखमरी से मरूं या मरूं, लेकिन इंडिया को कुछ नहीं करने दूंगा। जहां पे उसको मौका मिलता है वो टांग अड़ाता ही अड़ाता है। लेकिन बीम्स्टेक में पाकिस्तान इज नॉट देयर, इसलिए बहुत बेनिफिट है। और इसीलिए इंडिया बीम्स्टेक के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। देखिए बीम्स्टेक के बारे में कंटेंट मैंने आपको डाल दिया है, आप आराम से इसको जाके पढ़ सकते हैं। पुराना कंटेंट है लेकिन स्टिल स्लाइड मैंने आपके लिए डाल दी है, थोड़ा जाके आप इसको बीम्स्टेक के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। इसका सिग्निफिकेंस वगैरह वो मैंने डाल दिया है यहाँ पे। बट बीम्स्टेक के ऊपर इंडिया फोकस इसलिए कर रहा है बिकॉज पाकिस्तान यहाँ पे नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। बीम्स्टेक के अंदर सिर्फ एशियन कंट्री ही नहीं बल्कि कुछ ईस्ट एशियन कंट्री भी हैं। 2 एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं, जैसे म्यांमार और थाईलैंड। तो ये तो हमारा भैया आपस में गठजोड़ हो गया, एशिया विद साउथ ईस्ट एशिया। और यही तो हमें चाहिए। जब हम लोग एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी की बात करते हैं, जब हम लोग नेबरहुड पॉलिसी की बात करते हैं, तो इसका मतलब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दूसरी बात, क्योंकि इंडिया इसके ऊपर फोकस कर रहा है, तो अभी हम लोगों ने एक चार्टर भी अडॉप्ट किया है। चार्टर मतलब प्रॉपर प्रिंसिपल होते हैं फॉर्मल तरीके से। और इन चार्टर के अंदर हम लोगों ने कई ऐसे प्रोविजंस किए हैं जो कि सार्क के अंदर नहीं थे। मतलब ऐसे प्रोविजंस जो सार्क को वीक बना रहे थे वो हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। जैसे वीटो पावर, वीटो पावर इसके अंदर कोई वीटो पावर नहीं है बिम्स्टेक के अंदर। तो कोई भी एक कंट्री डिक्टेट नहीं कर सकती। और आप नए मेंबर को इंट्रोड्यूस यहाँ पे आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, FTA कैन को एग्जिस्ट विद इन द बिम्स्टेक। मतलब जैसे FTA तो 2 कंट्री के बीच में होता है ना, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो बिम्स्टेक का हिस्सा होते हुए भी इंडिया या दूसरी कंट्री फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर सकती है बायलेटरल। तो मना नहीं है वो करने से, तो मजा ही मजा है। आप बिम्स्टेक का पार्ट भी बने रहिए, रीजनल कोलैबोरेशन भी करिए, और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करके आप जो है बायलेटरल अग्रीमेंट भी कर सकते हो। इसलिए बिम्स्टेक के ऊपर इंडिया ज्यादा फोकस कर रहा है सार्क की बजाय। इसका आने वाले समय में हमें बेनिफिट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो दैट वाज द होल स्टोरी। बेसिकली समरी ये है कि सार्क और बिम्स्टेक ये 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि साउथ एशिया में काम कर रही हैं। लेकिन सार्क फेल हो गया बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ द पाकिस्तान। तो इंडिया इज नाउ गिविंग मोर प्रेफरेंस टू द बिम्स्टेक। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, राइट। तो क्वेश्चन यहाँ पे है आपके सामने, गिवन द फेलियर ऑफ सार्क, discuss the alternative solutions to bring more cooperation and prosperity to South Asia। 150 वर्ड में है ये।
आप इसको अटेम्प्ट करिए और मजा आएगा अटेम्प्ट करने में आपको। मोस्टली आंसर मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, लेकिन कीवर्ड की फॉर्म में दिया है, सेंटेंस फॉर्मेशन आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, आप उसको थोड़ा जाके देख सकते हैं। उसके अलावा भी हैव सम एडिशनल आर्टिकल ऑल्सो, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं लगे मुझे। ये वाला थोड़ा पढ़ सकते हो, टूरिज्म पुलिस वाला, बाकी ये तो छोड़ दो, कोई चलेगा, क्योंकि रिजर्वेशन वाला टॉपिक हम लोग बहुत ज्यादा करके बोर हो चुके हैं। ये वाला करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी आज और कुछ नहीं था दोस्तों, आज की एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।